निवण प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। शब्दवाणी क्लासेज के विशेष महाअभियान एनसीईआरटी की ओर लौटो में भी आपका स्वागत है। चर्चा चल रही थी एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की जो हमारा अतीत की किताब थी उसमें अपन ने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। उनके जो एमसीक्यू है उन पर भी लगातार अपनी जो क्लासें हैं वो अपलोड हो रही है। इसके साथ में जो अध्याय 4 है उसके भी जो 2 पार्ट है वो अपलोड हो चुके हैं और आज अपना तीसरा और अंतिम पार्ट है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अपन ने जो चौथा पार्ट है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। बिरसा के बारे में पढ़ा और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि आदिवासी थे, कुछ थे वो शिकारी और संग्राहक थे, कुछ आदिवासी थे वो जानवर पालते थे, जिसमें पंजाब में रहने वाले वन गुजर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदिवासी समुदाय गाय भैंस पालते थे, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, कश्मीर के बकरवाल बकरिये पालते थे। इनके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि एक अंग्रेज था, ब्रिटिश मानव विज्ञानी था वेरियर एल्विन। उसने भारत के विभिन्न जो आदिवासी क्षेत्र थे उनका भ्रमण किया, उनके बारे में भी काफी जानकारी दी। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, जब औपनिवेशिक शासन का प्रभाव आदिवासियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब जब अंग्रेज भारत में आए, पूरे भारत पर अधिकार किया, तो उसके तहत जब उन्होंने आदिवासियों पर अधिकार किया तो क्या प्रभाव पड़ा। तो उसका पहला प्रभाव था आदिवासी के जो मुखिया थे उन मुखियाओं की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई। फिर जो घुमंतु काश्तकार थे, आदिवासियों ने बोल दिया कि कोई घूमकर खेती नहीं करेगा, उनकी घुमंतु खेती बंद हो गई। उसके बाद में उनके जो नए नए वन कानून बना दिए गए जिसके तहत उनको वन से बाहर निकाल दिया गया, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। उसके बाद में अपन ने ये एक गीत पढ़ा था आदिवासियों का कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। ये मध्य भारत में रहने वाले जो बेगा आदिवासी समुदाय के लोग थे उनके द्वारा ये गीत गाया जाता था। फिर अपन ने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने जो वन थे उनको आरक्षित वन घोषित कर दिया और आदिवासियों को बाहर निकाल दिया कि इनमें से सिर्फ हमारे लिए लकड़ी काटी जाएगी, आप इनमें किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करोगे। इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि व्यापार की समस्या आ गई। विभिन्न प्रकार के व्यापारी थे, उनके एजेंट थे, आदिवासी के क्षेत्र में आने लगे, आदिवासियों को कर्जा देने लगे और सस्ती चीज दर में उनसे जो रेशम के कीट थे वो लेने लगे और आदिवासी धीरे धीरे परेशान होने लगे। तो वो जो समुदाय थे, जो एजेंट थे, जो व्यापारी थे, उनको अपना दुश्मन मानने लगे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि अब आदिवासियों ने धीरे धीरे विरोध करना शुरू किया। क्या शुरू किया? विरोध करना शुरू किया। जैसे कि 1831-32 में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया था, 1855 में संथालों के द्वारा विद्रोह किया गया, 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ, 1940 में वर्ली विद्रोह हुआ। इस प्रकार के जो विद्रोह थे वो धीरे धीरे आदिवासियों के द्वारा किए जाने लगे, क्योंकि आदिवासी उस समय प्रताड़ित थे, दुखी थे, व्यापारियों से, आसपास से समुदाय से, अंग्रेजों से। तो ये याद रखना, कोल आदिवासियों द्वारा 1831-32 में, संथालों द्वारा 1855 में, बस्तर विद्रोह 1910 में और वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ। अब इससे आगे अब पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा का जन्म हुआ था वो 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। इनका जन्म 1870 के दशक में हुआ था, मतलब 1857 की क्रांति के बाद में। अपना जो युद्ध हुआ था 1864 में, बक्सर का युद्ध, उसके भी बाद में बिरसा का जन्म हुआ था। मतलब अंग्रेज काफी पांव जमा चुके थे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। बिरसा का परिवार था वो गरीब था, तो उनके पिताजी को इधर उधर भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। अब ये जो बिरसा लोग थे
ये बात किया करते थे कि वो भी क्या टाइम था जब हम पूरी तरह से स्वतंत्र थे। ना तो कोई व्यापारी आता, ना कोई एजेंट आता, ना कोई अंग्रेज नाम की चीज आती। हम स्वतंत्र रूप से जंगल में फिरते, कंद मूली खाते, मौज करते। लेकिन आज अपन कितने दुखी है। तो वो बात करते थे उस समय की। और जो दीकू थे, मतलब जो इनका शोषण करते थे, उनके उत्पीड़न से पूरी तरह परेशान थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। जो सरदार था वो कहता कि अरे न छोरा को, न छोरा को, एक समय आएगा जब व्यवस्था पूरी तरह से सुधर जाएगी और जो जंगल के सारे अधिकार होंगे वो अपने हाथ में होंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपने जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। आदिवासियों को कहते थे कि वन अपना है, जंगल अपना है, वन पर अधिकार अपना है। तो अब लड़ाई लड़ो और धीरे धीरे वापस इन पर कब्जा करो। अब बिरसा था, वो स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने को मौका मिला। अब जो बिरसा थे वो जो स्थानीय जो स्कूलें लगाई जाती थी वहां पर जाते और वहां के उपदेश सुने। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। वहां पर भी यही चीजें, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। अब वहां पर जो मिशनरी थी वो ईसाइयों के द्वारा चलाई गई थी। ईसाइयों द्वारा अपने धर्म के प्रचार के लिए जो स्कूलें खोली जाती है उनको मिशनरियां कहा जाता है। अब जब ये आदिवासी उन मिशनरियों के संपर्क में आए तो उन मिशनरियों में कहा जाता था कि जो मुंडा समुदाय है ना, ये वापस अपना साम्राज्य हासिल कर सकता है। कब? जब ये अच्छे बन जाए और ईसाई बन जाए और अपनी जो खराब आदतें हैं उनको छोड़ दे। तो बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अब धीरे धीरे जो बिरसा थे उन्होंने क्या किया, वैष्णव धर्म को अपना लिया और उनके जो प्रचारक थे उनके साथ में घूमने लगे, जनेऊ धारण कर ली और शुद्ध रहने लगे और दया का जो भाव था वो भाव अपने मन में धारण कर लिया। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वे काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। अब बिरसा जो था, बिरसा मुंडा, उसने एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि जब ईसाई मशीनरियों के संपर्क में आया तो जो सुधार उसने खुद में लाए थे वो सुधार अब अपनी जनजाति में, मुंडा जनजाति में लाना चाहते थे। वो कहता था कि हमारे जो आदिवासी है मुंडा समुदाय के, मैं उनको सुधारूंगा। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करे। बिरसा मुंडा ने कहा कि अरे आदिवासियों, क्या कर रहे हो, क्यों शराब पी रहे हो, क्यों फालतू में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और अपने गांव को साफ रखो और ये जो जादू टोना है इससे अब दूर हटो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अब हाँ, मिशनरियों की बात को माना, लेकिन मुंडा ने मिशनरियों की सारी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये मिशनरी है और हिंदू है, ये हमारा धर्म को भ्रष्ट कराना चाहते हैं। यहां पर अपन देख सकते हैं कि लहू लुहान मेरे कंधे, मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं कि किस प्रकार मुंडा आदिवासियों को कष्ट दिया गया। वो कहता है कि हाय कोहलू के बेल की तरह मैं, क्या कहता है कि हाय कोहलू की बेल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूं मैं यही दिन और रात, हाँ यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियां। ये गीत था मुंडा आदिवासियों का था। इस गीत के द्वारा उनके दर्द तक अपन पहुंच सकते हैं कि किस प्रकार वो कितने पीड़ित थे अंग्रेजों द्वारा, आसपास के जमींदारों के द्वारा। अब वैष्णव का मतलब क्या था? जो विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छे जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उन्होंने कहा कि यार उस समय में जाओ जब अपन अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, जो झरने थे उनको नियंत्रित करने थे, पेड़ और बाग लगाते थे, खेती करते थे, पशु पालते थे।
उस समय में वापस जाओ। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। उस समय मुंडा थे वो आपस में लड़ते नहीं थे, और आज आप कुत्ता की तरह लड़ा। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। मुंडा, जो बिरसा मुंडा था, उसने कहा एक जगह टिक के रहो। एक जगह अगर टिक के रहोगे तभी तुम्हारी पहचान होगी। जैसा कि एक छोटी सी बात याद आ गई, एक चर्चा, एक छोटी सी कहानी के रूप में, कि एक बार एक जो हंस था वो एक तालाब के किनारे जाकर बैठता है। तब कहते हैं कि डिगी पाल तालाबरी जटे हंसलो बैठो आय, प्रीत पुरानी कारणे चुग चुग कंकर खाए। वो प्रीत पुरानी कारणे चुग चुग कंकर खाए, वहां पर आता है और वहां से जो कंकर है वो सरवर में से खाने लगता है। तभी वायु के द्वारा एक बड़ी सी लहर जो उस जलाशय में से उठती है और धीरे धीरे हंस की ओर बढ़ती है। तब हंस कहता है कि मत हो समंदर उतावलो, लांबी छोड़ ना ले, आपे ही उड़ जावसू मन पंख सवार न दे। वो कहता है कि ये समंदर, क्यों तू इतनी लंबी लंबी लहरों के साथ मुझे परेशान कर रहा है, मुझे मेरे जो पंख है उनको सवारने दे, मैं अपने आप ही उड़ जाऊंगा। तब वापिस जो सरवर है वो हंस को जवाब देता है कि जावो तो बरजू नहीं रे, बैठो तो आठोड़। कहता है कि जाओ तो मैं मना नहीं करूंगा, और रहो तो ये जगह आपकी है। जाओ तो बरजू नहीं रे, बैठो तो आठोड़, हंसा ने सरवर घनार सरवर हंस करोड़। के हंस आप हो, आपके लिए बहुत सारे सरवर है, और हम सरवर है, हमारे लिए बहुत सारे करोड़ों हंस आ जाएंगे। तो ना तो आपको कमी है और ना हमको कमी है। बहुत सारे जीव जंतु है जो सरवर कहता है कि मेरे पास में आएंगे, प्यास बुझाएंगे। लेकिन फिर हंस जो जवाब देता है कि और घना ही आवसी, और घना ही आवसी, चिड़ी कमेड़ी काग, हंसलो फेर ना आवसीर, सुन सरवर निर्भाग। ये भड़ घना ही जीव आय, हाडा है, चिड़िया है, कबूड़ा है, लेकिन ये सरवर सुन ले कि जो को हंस नाम वो जीव है वो वापस दोबारा नहीं आवेला। और घना ही आवसीर, चिड़ी कमेड़ी काग, हंसलो फेर ना आवसीर, सुन सरवर निर्भाग। उसी प्रकार ये अपनी एनसीईआरटी वाली क्लास है, ये दोबारा नहीं आने वाली है। बहुत सारी क्लासें आ जाएगी, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं से संबंधित आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के मूल तत्वों को पहचानने वाली क्लासेस सिर्फ शब्दवाणी क्लासेस है। चलते हैं वापस। अब अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। अब बिरसा का ये जो राजनीतिक उद्देश्यों से ये जो आंदोलन था उससे अंग्रेजों को परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन यह था कि जो मिशनरी है, महाजन है, हिंदू भूस्वामी है और सरकार है, इन सबको बाहर निकालो और अपने समाज पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ बिरसाओं का होगा। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। यह आंदोलन था वो इन सबको, मिशनरियों को, हिंदुओं को, अंग्रेजी सरकार को, इनको ही अपने जो समस्याओं की मूल जड़ मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरा संस्कृति की आलोचना करते थे कि अंग्रेज थे वो तो हमारी भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। हिंदू महाजन है, जो भूस्वामी है, वो अपनी जमीन अपन से छीन रहे हैं, और जो मिशनरी है, ईसाई है, वो अपनी संस्कृति को ही चेंज करवाना चाह रहे हैं। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 1895 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1895 ईस्वी में बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल में भेज दिया गया। फिर 1897 में जेल से लौटते के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। अब धीरे धीरे बिरसा थे वो गांव गांव जाने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिरसा लोगों को जागृत किया कि उठो, खड़े हो, अंग्रेजों के खिलाफ, हिंदू भूस्वामियों के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन चलाओ। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण किसे कहते थे? दीकू और जो यूरोपीय थे उनको तबाह कर दे। दीकू किसको मानते थे? दीकू मानते थे वो अंग्रेजों को,
व्यापारियों को और जो ईसाई मिशनरी थे उनको, जो हिंदू भूस्वामी थे उनको, इन सबको वो दीकू मानते थे। क्या मानते थे? दीकू मतलब राक्षस, रावण मानते थे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशान बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चा पर हमले किए, चर्चों पर, जो चर्च थे ईसाइयों के, उन पर और थानों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा राज का प्रतीक था सफेद झंडा। उन्होंने विभिन्न जो थाने थे, जो ईसाइयों के चर्च थे, उन पर हमले किए और जो जमींदारों की संपत्तियां थी उन पर दावा बोल दिया। अब सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई और यह आंदोलन उनके बाद में धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और समाप्त होने लगा। पहला, इस आंदोलन के 2 मायने महत्वपूर्ण थे। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। इस आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अंग्रेज सरकार ने कुछ ऐसे कानून लागू किए जिनके तहत ये जो दीकू थे, जो भूस्वामी थे, वो सीधे तौर पर कभी भी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते थे। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया था कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो बिरसा आंदोलन था उसके 2 मुख्य पहलू क्या निकल कर आए, तो पहला तो यह निकल कर आया कि अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए जिसके तहत कोई भी भूस्वामी, कोई भी व्यापारी, कोई भी मिशनरी सीधे तौर पर जो आदिवासी थे उनके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। और एक चीज ये निकल कर आई कि अंग्रेज सरकार को यह भी पता चल गया कि ये जो आदिवासी है ना, ये भी अपना हक पाने के लिए विरोध कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ये अपने बात थी चौथे अध्याय की। अब अन्यत्र हमें नकदी की क्या जरूरत है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे आदिवासी समुदाय थे, वो बाजार के लिए कुछ पैदा नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ना तो हम बेचेंगे ना वहां से कुछ लाएंगे। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहां के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते थे। अब जो बाजार था वो सिर्फ भारत में ही नहीं, एक पापुआ न्यू गिनी नाम का देश है, वहां के आदिवासी भी बाजार से डरते थे। और वो एक गीत के माध्यम से कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। आदिवासियों का गीत है कि जो नकदी है, जो रुपए है, वो किस काम के? कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती हैं तकलीफें। ये अपन को भी विचार करना चाहिए कि नकदी किस काम की है। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। सरकार है, ये जो व्यापारी है, ये नारियल चाहते हैं, इनके लिए मैं क्यों पेड़ पर चढ़ूं भाई? इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। ये आदिवासियों की व्यथा है, आदिवासी गीत के द्वारा बता रहे हैं। तो है नकदी फसलें अच्छी लेकिन श्रीमान मुझे बताए, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। कि मेरे को कुछ खरीदना ही नहीं है तो मैं क्यों इस प्रकार की जो नकदी फसलें उनको उगाऊं और उनको बेचूं। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के गीत थे, वो आदिवासी लोग गाते थे। फिर अपने ये प्रश्न है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को किस रूप में वर्णित किया? बर्बर के रूप में। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था? मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को किसका स्वामित्व मिल गया? असम में और बिहार में काम करने वाले आदिवासी किस नाम से जाने लगे? फिर सही गलत बताइए। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते और बीज रोपते थे, जमीन की जुताई तो करते ही नहीं थे। व्यापारी संतानों से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया और वे अपने शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ें और डायन व जादू टोने जैसे प्रथाओं में यकीन ना करें। यह भी सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, नहीं, वो धीरे धीरे उनको नष्ट कर रहे थे। फिर विचार करने योग्य प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या आई? ब्रिटिश शासन में जो घूम घूम कर खेती कर रहे थे उन पे कौन सी समस्याएं आई? तो अपन ने पढ़ा कि उन पर कौन कौन सी समस्या आई। अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप झूम झूम कर खेती नहीं कर सकते। उनको निश्चित पट्टे दे दिए गए कि आपकी जमीन ये है, आपकी जमीन ये है। और फिर
जो मुखिया थे समुदाय के, मुखियाओं के अधिकार समाप्त हो गए, मुखिया खुद को खेती करनी पड़ती थी और उनको जो जमीन संबंधी उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए गए, उनको जमीन में जाने, वहां से लकड़ी काटने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सभी समस्या आए। फिर औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? आदिवासी मुखियाओं की ताकत में यह बदलाव आए कि उनके जितने भी अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। अब उनका एकमात्र अधिकार यह बचा था कि आप इन अपने जो समुदाय के लोगों को व्यवस्थित रखो, ये किसी प्रकार की ऊट पटांग हरकत ना करे और इनसे जितनी भी वसूली है वो लगान वसूल कर हम तक पहुंचाओ। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? वो दीकू किन किन को मानते थे? मैंने कहा था वो दीकू मानते थे एक तो अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों से समस्या थी, अंग्रेज उनको एक जगह बसाना चाहते थे, आदिवासी बसना नहीं चाहते थे। फिर जो ईसाई मिशनरी थे वो इनकी धर्म और संस्कृति को छुड़वाना चाहते, तो ईसाई धर्म स्वीकार करना चाहते थे, तो ये भी प्रॉब्लम थी। फिर व्यापारियों से समस्या थी, व्यापारी इनको कर्जा देते थे और वापस ये कर्जा चुकाते चुकाते इनकी जिंदगी चली जाती थी। हिंदू जो भूस्वामी थे उनसे प्रॉब्लम थी, हिंदू भूस्वामी थे वो इनकी जमीन को छीनने लगे, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम इनको दीकुओं से आने लगी। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? अब बिरसा स्वर्ण युग किसे मान रहा था? स्वर्ण युग मतलब पहले का समय, जब जो मुंडा जाति के लोग थे ना तो वो शराब पीते थे और वो कितने सभ्य थे। तो बिरसा ने कहा कि आप सभ्य बनो, अपने गांव को स्वच्छ रखो, शराब पीना छोड़ो। तो ये सभी उनके स्वर्ण युग की कल्पना के तहत आता था। तो यह था अपना चौथा अध्याय। आशा करता हूं कि आपने पूरी की पूरी क्लास जरूर देखी होगी और पीछे के जो अपने क्लास अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा उसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अपने YouTube चैनल पर विजिट करके पीछे की क्लास भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।